Welcome back, and we are continuing our discussion related to different schools of thought which are trying to elaborate what strategy is all about. Moving towards the explanation of these schools, I have picked an article from International Journal of Business Science and Applied Management, and the article is focusing upon the concept of strategic management and entrepreneurship, and is trying to conclude that either strategic management and entrepreneurship are friends or foes. In this particular article, the authors have elaborated the Mintzberg's schools of strategy along with कि किस स्कूल के साथ कौन से एनालिसिस एसोसिएटेड हैं. इसको हम गो थ्रू करते हैं इस टेबल को. इन तमाम स्कूल्स को उन्होंने दो सेगमेंट्स में वो डिवाइड किया हुआ है. एक पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल्स हैं और एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनास के ऊपर बेस्ड स्कूल्स हैं. सो जब हम पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल्स की बात करें, उसमें द डोमिनेंट स्कूल्स आर डिजाइन स्कूल, प्लानिंग स्कूल एंड पोजीशनिंग स्कूल. लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स की बात करें तो उसमें एंटरप्रेन्योरल स्कूल, कॉग्निटिव स्कूल, लर्निंग स्कूल, पॉलिटिकल स्कूल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल स्कूल्स ये शामिल होते हैं. सो नाउ लेट्स गो थ्रू इट्स डिटेल. व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव स्कूल्स, उसमें सबसे पहला हमारे पास आ रहा है डिजाइन स्कूल. और डिजाइन स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट थ्रू अचीवमेंट ऑफ अ फिट between internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats, जिसको भी हमने माइकल पोर्टर के आर्टिकल व्हाट इज स्ट्रेटेजी के रेफरेंस में भी देखा कि वी हैव टू क्रिएट अ फिट. और उसके लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया डिजाइन स्कूल में, विच इज अ पर्सपेक्टिव बेस्ड स्कूल, एंड दैट इज स्वॉट एनालिसिस. जब हम प्लानिंग स्कूल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी एज अ फॉर्मल प्रोसेस विद सिंगल क्लियर स्टेप्स एंड टेक्निक्स, और इसमें मेन जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया इट वाज सिनेरियो प्लानिंग, चेकलिस्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ये हमारे पास मेन इंस्ट्रूमेंट्स थे इस स्कूल के तहत स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए. जब हम पोजीशनिंग स्कूल की बात करते हैं, व्हिच इज अनदर स्कूल इन द लिस्ट ऑफ पर्सपेक्टिव स्कूल्स, तो पोजीशनिंग स्कूल में एनालिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, strategy being regarded as a generic competitive position depending on the industry situation. और उस मकसद के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते रहे पोजीशनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट वाज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसको आप कॉमनली बीसीजी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं. देन देयर इज मैकेंजी मैट्रिक्स, जिसमें कि हम 8S फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं. एंड देन देयर आर सर्टेन मार्केट रिलेटेड स्ट्रेटजीज, जिसमें कि हम अपनी पोजीशनिंग को मटेरियलाइज करने की कोशिश वो करते हैं. लाइकवाइज जब हम डिस्क्रिप्टिव स्कूल्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योरल स्कूल्स का जो मेन फोकस था इट वाज ऑन विजनरी स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन. विजन एंड इंट्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इंसिस्टेड ऑफ प्रिसाइज प्लान्स instead of precise plans. Implicit perspective, vision which is personal and unique, इसके ऊपर मेन फोकस था. और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए इन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, दे वर स्टार्टअप्स, निच और टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज वर फोकस्ड अपॉन. इसी तरह कॉग्निटिव स्कूल की जब हम बात करते हैं तो रिगार्ड स्ट्रेटजी फॉर्मेशन एज ए मेंटल प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शंस, और मेन इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज किए गए दे वर डील्स विद द origin of strategies and the mental processes of strategy development. जब हम लर्निंग स्कूल की बात करते हैं, which is again within the list of descriptive schools, तो उसमें मेन इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया गया या किया जाता है to formulate a strategy, that is strategy formation and development mesh with each other frequently applied in intrapreneurial perspective. ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योरल के साथ इंट्राप्रेन्योरल का जो फोकस था उसको भी उन्होंने ब्रुएकार बुलाए. इसी तरह पॉलिटिकल स्कूल की जब हम बात करते हैं तो पावर बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, ये इनका मेन मोटिव था. एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय पॉलिटिक्स एंड पावर एंड द माइक्रो पावर एसोसिएशंस.
और मेन इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज किया गया दैट वाज स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन और टैक्टिक्स एंड पोजीशनिंग। जब हम कल्चरल स्कूल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन इज ए सोशल प्रोसेस व्हिच बिल्ड्स ऑन कल्चर, while instrument जो उसमें यूज किए गए मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो थे they were strategy development is based on mutual interests and integration. Strategy has a collective perspective and it is unique and mostly implicit. And obviously environmental school की जब हम बात करते हैं which is a descriptive school, तो उसमें environment is not only seen as a factor but moreover as a central actor which determines the strategy. और जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करते हैं दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट कंडीशंस एंड द स्पेसिफिक पोजीशन टर्म्ड निच इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। नाउ अगर आप इन तमाम स्कूल्स को हॉलिस्टिकली देखें तो यू विल कम टू नो कि इन द मॉडर्न बुक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसमें इनफैक्ट इन तमाम स्कूल्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स एलैबोरेट किए गए हैं उन सबको हम किसी ना किसी हवाले से यूज वो कर रहे होते हैं। द रीजन बीइंग दैट ऑथर्स की कोशिश ये होती है कि हम उस एलिफेंट को कंप्लीटली कंप्रीहेंड कर सकें रादर देन कि हम उसके सिर्फ एक पार्ट से उसको विजुअलाइज करने की कोशिश वो करें। That is the reason we do need to go for SWOT analysis, we do need to go for pestle analysis, we do need to go for BCG matrix, we need to go for other instruments which are basically designed to formulate and craft a strategy. In the same article, the authors have come up with a comparison between the entrepreneurial setups and their association with the SMEs. SME basically stands for small and medium enterprises. So when we talk about purely an entrepreneurial aspect, तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट किया गया दैट वाज दैट एंटरप्रेन्योर और द एसएमई मैनेजर इज द मेन स्ट्रेटेजिस्ट। अब एक शख्स है, एक सोल प्रोप्राइटर है जिसका वो बिजनेस है, वही सारी बातों को सोचता है, वही सारी बातों को विजुअलाइज करता है, वही विजनरी है और वही इंप्लीमेंटेशन करने वाला भी है। So the entrepreneur or the SME manager is the main strategist and decision maker, develops the vision, mission and strategies for the enterprise, implements the mission, vision and strategies. जिसके बरक्स जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी को फोकस में लेकर आए तो इट इज सेड दैट मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज फॉर एसएमई वो होगी आपकी जिसमें हम एक टारगेट मार्केट पे चलते हैं, हम एक पर्टिकुलर नीच डिफाइन कर लेते हैं। So allows targeting of customer needs by focusing the limited resources on a narrow market segment. Differentiation strategy offers the customer a special advantage along a value dimension and which is basically related to the quality of price leadership. So वो आपके पास मेन एडवांटेज बन जाता है जिससे कि आप मार्केट में अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने की कोशिश करते हो। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी प्रोसेस को देखें तो स्ट्रेटेजी प्रोसेस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आई दैट वाज दैट स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर सूटेबल फॉर एसएमईज आर SWOT एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस, बिजनेस पोर्टफोलियो मैट्रिसेस। तो ये तमाम हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिनके साथ हम अपने स्ट्रेटेजी प्रोसेस को फैसिलिटेट वो कर पाते हैं। And as you know, business portfolio matrices में आपके पास BCG मैट्रिक्स है, आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, इसको IE मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, and there are other matrices as well, no doubt. इसी तरह बिजनेस प्लान की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इन एंटरप्रेन्योरल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेटअप्स, उसके बारे में वो कहते हैं कि द बिजनेस प्लान इज गोइंग टू बी द रिटन और फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ अ एसएमई स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मींस ऑफ कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म लीड्स टू एक्चुअल कंपनी फाउंडिंग, ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो ये तमाम कंसर्न्स होंगे एक बिजनेस प्लान को डेवलप करने में। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस प्लान। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स को और एसएमईज को जो अदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा दे आर दैट पर्सनल गोल्स, ट्रेड्स एंड स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन हैविंग ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एसएमईज स्ट्रेटेजी। तो आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं और यहां तक भी कहा जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज बन जाती हैं। So personal goals, traits and strategic orientation having a significant impact on the SME strategy. Daily business is customarily regarded as more important than long-term strategies.
ओके, तो डे टू डे सर्वाइवल जो है वो इन द स्टार्ट दे वुड बी हैविंग द इश्यूज। जब हम स्ट्रेटेजिक कंटेंट की बात करें तो other challenges we have are that other dimension of assessing an enterprise market entry, market product strategy, जिसमें कि हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स को भी यूज करते हैं कि न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, तो हम इस तरह के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटेजी, 4 फील्ड मैट्रिक्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स इन प्रेजेंट एंड न्यू मार्केट्स। और जब हम स्ट्रेटेजी प्रोसेसेस की बात करें तो एसएमई को जो अदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, दे आर दैट अदर स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंचमार्किंग, गैप एनालिसिस, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, व्हिच कुड बेसिकली बी यूज्ड इन द स्ट्रेटेजी असेसमेंट। और उसके साथ साथ हम बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक को भी वो एडअप कर रहे हैं, व्हिच कुड आल्सो बी यूज्ड इन एसएमई एंड ऑफन अननोन इन एसएमईज। ओके, तो गैप एनालिसिस, बेंचमार्किंग, बैलेंस स्कोर कार्ड की टेक्निक्स को भी यूज किया जाना चाहिए, जो कि एक स्मॉल सेटअप में भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह बिजनेस प्लान्स आर रेयरली एक्सटिंक्ट इन यंग एसएमईज। द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू राइट अ बिजनेस प्लान इज द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, रिफ्लेक्टिंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज। ये डिपेंड करेगा कि वो कितने फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में वो ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह रिसर्च गैप्स की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में जो रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हुए, जिसपे कि फ्यूचर एरियाज ऑफ हमें रिसर्च भी मिल जाते हैं, दैट वुड इंक्लूड चेंजेस इन स्ट्रेटजी व्हेन द एसएमई ग्रो एंड द एंटरप्रेन्योर इज नो लॉन्गर द ओनली डिसीजन मेकर। ओके, जहां पर एंटरप्रेन्योरल टीम्स फिर एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएंगी, व्हिच वुड बी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू द बोर्ड। ओके, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने में जो दरमियान में जितना भी ट्रांजिशन है, वहां पर हमें यह देखना होगा कि स्ट्रेटेजी को किन चैलेंजेस का सामना, किन चेंजेस का सामना वो करना पड़ रहा है। इसी तरह स्ट्रेटेजी कंटेंट से रिलेटेड जो रिसर्च गैप्स एंड एरियाज फॉर फ्यूचर वर्क हैं, दे आर दैट पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन द अप्लाइड स्ट्रेटेजी एंड द कॉर्पोरेट सक्सेस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्वेज ये करने की जरूरत है, बिकॉज एक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात एप्लीकेबल है, अगर सर्विसेज सेक्टर में बात एप्लीकेबल है, तो जरूरी नहीं होगा कि वही बात उसी अंदाज में मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी एसोसिएटेड वो की जा सकती है। इसी तरह स्ट्रेटेजी प्रोसेस की जब हम बात करें तो रिसर्च गैप्स एंड एरियाज फॉर फ्यूचर वर्क में पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉर्पोरेट सक्सेस, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। और बिजनेस प्लान से रिलेटेड अगर हम रिसर्च गैप्स एंड फ्यूचर एरियाज की बात करें तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ द बिजनेस प्लान एंड देयर पॉसिबल कोरिलेशन विद द कॉर्पोरेट सक्सेस, ये तमाम वो वेंचर्स हैं जिसके ऊपर तहकीक, जिसके ऊपर वर्क अभी बेशुमार होने की जरूरत बाकी है। Now, coming back to the different perspectives we were talking about related to the schools of thought, which were trying to elaborate the strategy. Let's have a little more detail. When we talk about design perspective, which is a perspective-based orientation, it is said that the design perspective takes the view of an analyst. Trends in the environment are monitored and analyzed and must be met by the internal organization to create fit. और perspective में जब हम डिजाइन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट है दैट इज SWOT एनालिसिस। जब हम प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करें, व्हिच इज अगेन अ पर्सपेक्टिव बेस्ड ओरिएंटेशन, तो उसमें वो कहता है कि द प्लानिंग पर्सपेक्टिव टेक्स अ व्यू ऑफ अ प्रोडक्शन इंजीनियर। जो वहां पर स्कूल ऑफ थॉट है, जो स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, दैट इज लाइक अ प्रोडक्शन इंजीनियर। द क्रिएशन ऑफ अ रोड मैप और प्रोसेस विद स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स will lead to a specific strategy in the end। इनका सोच का अंदाज इस तरीके से है। जब हम पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव की बात करें, द पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव टेक्स द व्यू ऑफ अ जनरल। The aim of strategy is to select, create a healthy industry and create a strong, defendable position against other forces based on a sustainable strategic advantage। ओके, और उसके लिए हमारे पास जो सबसे पॉपुलर टूल अवेलेबल है दैट इज बेसिकली द पोर्टर्स फ्रेमवर्क, जिसमें कि वो कंपेटिटिव फोर्स एनालिसिस वो हमारे साथ शेयर करता है, जिसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड न्यू एंट्रेंट्स एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स, एग्जिस्टिंग राइवलरी, इसके ऊपर बात की जाती है। सो पोर्टर्स फ्रेमवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, द पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव, it demonstrates strategy formulation as an analytical selection of industry development in order to develop an optimal position strategy। Okay,
लेकिन माइकल पोर्टर का जो ये आइडिया था जिसमें कि हम एक इंडस्ट्री को इन फोर्सेस के तहत कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, जिस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर द पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री अर्निंग वुड बी बेस्ड। ओके, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी वाबस्ता वो हो गए। फॉर एग्जांपल, रॉबर्ट मॉरिस ग्रांट और माइकल पोर्टर, इनके व्यू पॉइंट्स में काफी हद तक इख्तलाफ वो पाया गया। Robert Morris Grant is a British professor and economic strategy academic who challenged Michael Porter's view on the basis for competitive advantage. Okay, यहां पर दोनों का जो स्कूल ऑफ थॉट था, जो व्यू पॉइंट था, उसमें एक तब्दीली रूनुमा हुई। He suggested that competitive advantage was more frequently to be discovered in access to distinctive or unique internal resources, rather than a choice between the different forms of generic strategies externally. Okay, आपने कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है, आपने डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, आपने फोकस ग्रुप की तरफ जाना है। इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय रॉबर्ट मॉरिस ग्रांट का जो मेन आइडिया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन डेवलपिंग द रिसोर्स बेस्ड व्यू। ग्रांट इज बेस्ट known for his suggestion that insights into competitive positioning were more likely to come from understanding a company's resource base rather than from its generic strategies. He particularly focused on the extent to which organizations had non-immutable resources. Okay, तो यहां पर जो schools of thought दो आगे further develop हुए, they were talking about either the resource based view or industrial organizational perspective. So Michael Porter was of more favor related to the industrial organizational perspective, जबकि Robert Morris Grant का जो main focus था, that was more based upon the resource based view. So Grant's work has close links to Gary Hamel and C.K. Parahold in the form of core competencies. इनका जो main focus था वो core competencies के ऊपर था. In many ways, Grant's resources and Hamel's and Parahold's core competencies overlap to a considerable extent. Now let me show you कि Gary Hamel और C.K. Parahold ने जो core competencies का framework present किया. So what was that basically idea जो कि Michael Porter के idea of industrial orientation से थोड़ा सा मुख्तलिफ था. For that perspective, I'm quoting an article in front of you. Harvard Business Review का ये मैंने article आपके लिए pick किया है. The title of the article is The Core Competence of the Corporation, written by C.K. Parahold and Gary Hamel. इसमें जो idea main discuss किया गया, उसको अब हम एक नजर जल्दी से देखते हैं. It was said, rather argued, that diversified giant, for example, NEC, competed in seemingly disparate businesses, which included semiconductors, telecommunication, computing, and consumer electronics, and dominated them all. अब ये कैसे हो पाया? ये कैसे मुमकिन था? What was the how behind the story? It was said that it considered itself not a collection of strategic business units. उसने अपने आप को SBU में डिवाइड नहीं किया और हर SBU की उसने एक strategic generic strategic option को pick नहीं किया, but a portfolio of core competencies. That was the main idea जिसके ऊपर that company was able to survive. The company's collective knowledge about how to coordinate diverse production skills and technologies, that was the concern जिस पे वो successful हुए, and they were able to dominate most of the businesses they operated in. So NEC used its core competencies to achieve what most companies only attempt, which are invent new markets, exploit emerging ones, delight customers with products they had not even imagined, but definitely needed. So think of a diversified company as a tree. Okay, so जो main idea इसके हमारे पास आता है is that basically the think of a diversified company as a tree. The trunk and major limbs as core products, smaller branches as business units, leaves and fruits as end products, nourishing and stabilizing everything is the root system. और वो जो root है जिसके ऊपर उस पूरे दरख्त का फल और उसके तमाम जो नशोनुमा है वो डिपेंड कर रही है, that root is basically the core competency. So again, that is focusing upon the idea of resource based orientation. So focusing on core competencies, it would create unique
integrated systems that reinforce fit among your firm's diverse production and technology skills, a systematic advantage your competitors can't copy. Okay, but that does not mean कि हम इंडस्ट्री को इग्नोर कर देंगे. That does not mean कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो व्यू पॉइंट है that is to be ignored. Basically ये both things would go side by side, but it depends on your school of thought, your perspective, your elephant कि आप चीजों को interpret वो कैसे करना चाहते हो. Do you want to go for outside in approach or do you need to go for inside out approach? Okay, so coming back to the discussion, now we are moving towards the descriptive analysis. And in descriptive perspectives, entrepreneurial perspectives were developed. And it is said that the entrepreneurial school takes the view of a avant-garde artist. ठीक है, जो कि totally new concept के साथ आपको एक चीज present करता है. Strategy is driven by an additional business leader with vision, wisdom, experience to create a unique position in the future based upon the specific resources of a company. And who can ignore Steve Jobs from Apple, जिसने के all together Apple की orientation को तब्दील करके रख दिया with the entrepreneurial perspective. Okay, so visioning, innovation, and new business development is the core idea in this particular school of thought. जब हम environmental perspective के हवाले से चीजों को visualize करें, तो the environment school takes the perspective of a survivor or contingency planner. The aim of strategy is to survive in different likely future environments and have contingency plans available. Okay, अब इसमें obviously BCG grade और different आपके scenario buildings जो हैं, उनको हम सहारा बनाते हैं अपने analysis को करने के लिए. Learning school में, as we discussed earlier as well, कि the learning school takes the perspective of the explorer or researcher. The aim of strategy is to collectively learn from experiences and apply these experiences as quickly as possible across the organization and the networks. And obviously, knowledge-based management and network organization के जो concepts थे, they were in more support to learning school. इसी तरह जब हम power school की बात करते हैं, so the power school takes the perspective of the diplomat or politicians. The aim of strategy is to create dominant coalition to pursue one's objectives. इसमें stakeholder games and public affairs को focus में रखना बहुत जरूरी है. Stakeholder analysis करना बहुत जरूरी है. Boundary spanning जैसे जो concepts हैं, they are to be taken into account. So stakeholder analysis की जब हम बात करते हैं, boundary spanning की बात करते हैं, तो understanding the extent to which stakeholders are interested in and are able to influence the organization's purpose requires an analysis of the different stakeholder groups. So who are your direct stakeholders, who are your indirect stakeholders, किस stakeholder का क्या stake है आपके organization के साथ. So इन तमाम चीजों को base बनाकर you are planning for the future. So इसमें 3 key items वो discuss किए जाते हैं, which are power, legitimate claim and drive, the willingness to take action. इन तमाम चीजों को base बनाया जाता है when you need to take the correct action. इसमें ट्रेड यूनियंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, कस्टमर, गवर्नमेंट्स, लोकल एनवायरनमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज हैं. सो ऑल द 360 डिग्री पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद द फर्म, उन सबको हम विजुअलाइज करते हैं. इसी तरह देयर इज अनदर स्कूल व्हिच इज chaos perspective, जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में शामिल होता है. सो द chaos complexity school takes the perspective of the biologist or policy maker. So aim of strategy is to determine the rules under which the system can operate successfully. और वो जो भी rules craft किए जाएंगे, फिर in generations उन्हीं rules को follow up वो किया जाएगा. Okay, so the business principles and the swarm intelligence, these are the things which are associated with the chaos perspective. इसी तरह cognitive perspective, there is another school which is cognitive perspective, और ये descriptive analysis हमें provide करता है, जिसपे कि mind mapping, system dynamics and creativity की बात वो की जाएगी. So the cognitive school takes the perspective of the psychiatrist. ठीक है, जिस तरह एक psychiatrist एक शख्स की psychological developments को visualize करता है, case studies को देखता है, बिल्कुल इसी तरह cognitive perspective में हम एक psychiatrist की तरह एक organization को study करने की बात करते हैं. And the aim of strategy is to develop a mentally healthy perspective on the world to be able to function. Okay? इसी तरह अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखें, तो उसमें कल्चरल स्टडीज को विजुअलाइज करना, इंप्लीमेंट करना, एनालाइज करना,
जिसमें कि आपका कल्चरल वेब का मॉडल वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें आपके पास स्टोरीज हैं, सिंबल्स हैं, पावर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, रिचुअल्स एंड रूटीन्स हैं, एंड द पैराडिम व्हिच इज एक्चुअली कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स। सो आप कल्चरल पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचते और देखते हो। So the cultural school takes the perspective of the anthropologist, जिसके पास पावर होगी क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस भी वो करने की। So the aim of strategy is to develop a process of social interaction based upon by the creation of beliefs and understandings shared by the members of the organization within the relevant context. इसमें हमारे पास जो key assumptions available हुई, those key assumptions are that market share is king, operational excellence is key, people need balanced scorecards to be motivated, clients know their needs, salesman of the month award is the best party, and we are a red tie company. So these are the main aspects, main assumptions associated with the cultural perspective. Likewise, last but not the least, as I said earlier, configuration perspective हमारे पास आता है, and the configuration school takes the perspective of the holistic philosopher's view. और एक्चुअली आपके मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की किताबें लिख रहे हैं, दे आर बेसिकली अडॉप्टिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन पर्सपेक्टिव. Okay, because you talk about Freda David, you talk about Whelan and Hunger, you talk about Thompson and Strickland, you talk about Michael A. Hitt, you talk about Thompson and Strickland, obviously I quoted him, and you talk about Johnson and Scholes, so all of the famous authors of different textbooks of strategic management. So most of them have used the configuration perspective, जिसमें कि आपको तमाम schools का flavor वो किसी ना किसी अंदाज में मिल जाएगा. So the configuration school takes the perspective of holistic philosopher's view. The aim of strategy is to transform an organization into relevant configuration on multiple dimensions, so which are basically related to the all other schools within a relevant context. और हम हर अंदाज से हर अवेलेबल टूल को यूज करके एक्चुअली एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर पहुंचना चाहते हैं कि जो हमें हमारी पोजीशनिंग को भी इंश्योर करे, हमें बेसिस प्रोवाइड करे कि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें और हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड अबव एवरेज रिटर्न को भी इंश्योर वो कर पाए. यहां तक तो हमने डिफरेंट एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स को देखा, लेकिन आपकी तमाम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिस्कशंस हैं वो इस बात से एग्री करती हैं कि सिर्फ एनालिसिस पर रिलाई करके आप एक फाइनल डिसीजन शायद नहीं कर पाओगे. Because analysis में जो भी आपने facts and figures use किए हैं, those facts and figures might not be able to comprehend every nitty-gritty, every detail. And obviously, उसमें जो आप numbers भी use कर रहे हो, a famous quote goes that numbers cannot tell the whole truth. So analysis के साथ intuition को attach वो लाजमन किया जाता है. So the basis for a good strategic decision is always a mix of these two. अब इंट्यूशन कब यूज करनी है और एनालिसिस कब यूज करना है, इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है. दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी. अगर आपकी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो वहां पर एनालिसिस वुड बिकम वीक एंड इंट्यूशन वुड बी ग्रेडेड हाई एट अ हायर पोस्ट, वुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी. लेकिन अगर आपकी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी कम है तो उस सूरत में द weightage goes more for the analysis part, whereas intuition आपको बहरहाल फिर भी यूज करनी है. So intuition जो एक sixth sense एक इंसान की डेवलप करती है, that is basically based upon उस शख्स के एक्सपीरियंस के ऊपर, उस शख्स के एक्सपोजर के ऊपर, उस लीडर के साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, उसकी जिंदगी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स के साथ एसोसिएट उसकी इंट्यूशन करती है. And obviously, intuition can also be linked with the heavenly guidance. Okay, so intuition and analysis, these two things combined together would give you the basis for effective strategic decision. हमारे पास जो दो schools of thought मजीद डेवलप हुए, जिसके ऊपर अभी हमने सीके पैरा हार्ड एंड गैरी हैमल का एक कोर कॉम्पिटेंसी का पर्सपेक्टिव देखा और हमने माइकल पोर्टर के कॉन्टेक्स्ट को देखा जिसमें कि इंडस्ट्रियल व्यू पॉइंट को हम फोकस करते हैं. उसकी डिटेल में मैं आपको यहां पर लेकर चल रहा हूं कि आईओ मॉडल, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ऑफ अबव एवरेज रिटर्न, इनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि स्ट्रेटेजी डिक्टेटेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म.
which would talk about what opportunities exist in these environments. And once the environment is being discussed and analyzed, the second step के ऊपर firm develops internal skills required by external environment. What can the firm do about the opportunities? तो firm जो है वो अपनी resource building यहां पर करेगी. उससे क्या होगा? उससे जब आप environment को completely scan कर पाओगे, you know what is your industry, you know what is the situation of your competitors, you know about the demographic, economic, technological, socio-cultural, political and legal aspects of the environment. तो आपके लिए जो strategy बनाना होगा वो ज्यादा कारआमद और ज्यादा आसान होगा. जिसके बरक्स जब हम resource based model की बात कर रहे हैं, which is another school of thought, जिसके ऊपर C.K. Parahold और गैरी हैमल ने बहुत ज्यादा जिक्र किया, रॉबर्ट मॉरिस ग्रांट का इसके ऊपर बहुत ज्यादा emphasis था. That is basically talking about a strategy dictated by unique resources and capabilities of the firm. That what can the firm do best? तो आपको पहले यह सोचना है कि आप बेहतर क्या कर सकते हो, rather than क्या पहले यह देखो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी किस बात की है. So IO मॉडल या IO अप्रोच जो है, that is your outside in approach. जबकि रिसोर्स बेस्ड का जो मेन एडवोकेसी है, that is related with the inside out approach. So strategy dictated by unique resources and capabilities of the firm. What can the firm do best? और जब आप अपना सेल्फ कैथारसिस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर लो, तो फिर अगला स्टेप होगा कि फाइंड एन एनवायरनमेंट इन विच टू एक्सप्लॉइट दीज एसेट्स, वेयर आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, rather than कि आप अपॉर्चुनिटी को देखकर फिर अपनी इंटरनल सोर्स बिल्डिंग की कोशिश करो. इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आपको मिल गई, लेकिन अगर आप अपनी इंटरनल रिसोर्स बिल्डिंग ना कर पाए तो फिर उस सूरत में क्या होगा. सो उस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस चीज को इफेक्टिवली यूज करने के लिए दे सेड कि पहले आप अपना एनालिसिस करें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट आर योर कंपिटेंसीज, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, व्हाट आर योर एडवांटेजेस, और फिर आप अपने आप को उन जगहों पर लेकर जाएं जहां पर आपके लिए बेहतर फॉर्चून अवेलेबल है. तो जो फर्म्स के रिसोर्सेज हैं, दे आर गोइंग टू बेसिकली डिक्टेट व्हाट स्ट्रेटजी यू आर गोइंग टू फॉलो. हमारे पास एक टिपिकल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल आ रहा है इस पूरी डिस्कशन की रोशनी में. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का ये वाला जो फ्रेमवर्क मैंने वीरेन एंड हंगर की बुक से आपके लिए पिक किया, दैट इज माय फेवरेट मॉडल, जिसमें कि पहला स्टेप हमारे पास है एनवायरमेंटल स्कैनिंग. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द एनवायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, you do internal audit and external audit. Once the internal and external assessment is done, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा which is strategy formulation, जिसमें हम अपना मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज डेवलप करेंगे. वंस द मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज आर डिसाइडेड, तो फिर आप उस डिसाइडेड स्ट्रेटजी को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दोज पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करोगे. और ऑब्वियसली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में यू नीड टू गो थ्रू द प्रोग्राम्स, बजट्स एंड प्रोसीजर्स. And once you have gone through the programs, budgets and procedures, तो आपके पास परफॉर्मेंस अचीव हो जाएगी. उस परफॉर्मेंस को आप चेक करोगे इन एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, एंड यू वुड सी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी और आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है. अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो आप इस पूरे सिस्टम को फीडबैक एंड लर्निंग के तौर पर री एनर्जाइज करोगे. अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम है तो फिर आप इस पूरे सिस्टम को री इंजीनियर करोगे. एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वेयर लाइज द फॉल्ट, हमने कहां पर क्या गलती की, हमारी डायरेक्शन सेटिंग में मिस्टेक थी, हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाए, हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क में एरर आ गया, हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, हम प्रोग्राम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सके, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट आ गया, हम प्रोसीजर्स को फॉलो अप नहीं कर सके हैं. तो वी हैव टू सी कि वेयर लाइज द फॉल्ट, और फिर उस गैप को, उस फॉल्ट को, उस इशू को आप रिजॉल्व करोगे सो दैट आप एक प्रॉपर वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप वो कर सको. इसी तरह अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ एसोसिएट करें, तो जैसे आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू डेवलप द पैरामीटर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग डिसीजन, then you have to collect the alternatives, then you have to select the best alternative, then you have to implement that alternative, and then you get the results. Okay, तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ अगर एसोसिएट करें तो हमारे पास पहला स्टेप जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट करती है, दैट इज एवेल्युएट करंट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स. ओके, सो आपकी करंट परफॉर्मेंस में कहां पर क्या प्रॉब्लम है.
फिर एग्जामिन एंड एवेल्युएट द करंट मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, जिसमें आप चेक करोगे कि वेयर लाइज द प्रॉब्लम। उसके बाद जहां पर हम डेवलप करते हैं द पैरामीटर्स टू एस्टैब्लिश अ डिसीजन, वहां पर अब स्ट्रेटेजिक फ्रेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली रिव्यूइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, और उनकी रोशनी में then you go for scanning the external environment, जिसमें societal and task environment आ जाती है। societal environment में you go through political, economic, socio-cultural, technological, ecological, environmental, demographic, इन aspects को आप study करते हो related to the country। और task environment में competitor, customer, supplier, public pressure group, distributor, इन सब चीजों, इन सब constituents को स्टडी किया जाता है। एंड द मोटिव बिहाइंड ऑल दीज वेरिएबल एनालिसिस इज टू कलेक्ट द सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। लाइकवाइज हम अगर 4A पॉइंट यहां पर देखें, जहां पर हम पैरामीटर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, तो वहां पर हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे, हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटलुक, डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की, हम कल्चर को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल डायमेंशंस, और हम अपने रिसोर्सेज का ऑडिट वो करेंगे। और वहां से जो इंफॉर्मेशन हमें ड्राइव करनी है which is going to provide us the basis for decision making, and that is strengths and weaknesses. अब opportunities and threats, strengths and weaknesses combined are known as SWOT, और उसके बाद हम दोबारा रिव्यू करेंगे इन द लाइट ऑफ SWOT कि हमारा मिशन विजन ऑब्जेक्टिव वैल्यूज वो सब क्या हैं, और आया हमारा जो करंट मिशन विजन वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो SWOT के साथ लिंक्ड हैं कि नहीं, द इंफॉर्मेशन विच यू हैव कलेक्टेड इन द SWOT, ठीक है, कि जिनको हम यूज करके हम अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, हम थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो वहां से फिर आप जनरेट करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ओके, सो हर जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क है वो आपको अल्टरनेटिव्स वो प्रोवाइड करता है। फिर उन अल्टरनेटिव्स को शॉर्टलिस्ट करके हम बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करते हैं, जिसके लिए डिफरेंट मैट्रिसेस और डिफरेंट एनालिसिस यूज किए जाते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। और वो जो हमारे पास रिकमेंडेड बेस्ट अल्टरनेटिव रिसीव होगा उसको फिर हम इंप्लीमेंटेशन में लेकर जाएंगे, वहां पर प्रोग्राम, बजट एंड प्रोसीजर की शक्ल में हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेम वो इंप्लीमेंट होगा, एंड देन विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, सो इस तरह से यहां पर अब हमने एक टिपिकल डिसीजन मेकिंग के फ्रेम को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के साथ एसोसिएट करके देखा कि हाउ द डिसीजंस स्ट्रेटेजिकली आर टेकिंग प्लेस। अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क्स की, तो डिफरेंट ऑथर्स ने हमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वो प्रोवाइड किए। आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि डिफरेंट ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स में स्ट्रेटेजी को बनाने के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वो क्या थे। फॉर एग्जांपल, फ्रेडा डेविड ने अपनी बुक में जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क डिस्कस किया, ही सेड कि स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है इन 3 स्टेजेस, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 स्टेजेस इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। प्लीज हरी अप एंड जॉइन।